Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your social science class and today we will read class 7 social science history chapter number 5 rulers and buildings. Okay, and students, this is video 1 of chapter number 5. All right, so let's start students. The chapter is rulers and buildings. Rulers means शासक. Okay students, and buildings इमारतें. तो चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में शासकों और इमारतों के बारे में. Okay, so let's start. Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minor is curved and angular. Okay, placing an inscriptions on such a surface required great precision. Only the most skilled craftsperson would perform these tasks. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? Okay, तो स्टूडेंट्स फिगर 1 फर्स्ट यू हैव टू सी. तो ध्यान से देखिए फिगर 1 को. तो ये फिगर 1 आपको श्योर स्टूडेंट जाना पहचाना लग रहा होगा. चलिए लेट मी टेल यू कि ये क्या है. ये कुतुब मीनार का फर्स्ट बालकनी है. ठीक है, कुतुब मीनार के पहले बालकनी को इस चित्र में दिखाया गया है. ओके, सो फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार. चित्र 1 में कुतुब मीनार का पहला छज्जा या बालकनी दिखाया दे रहा है. कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199. ओके स्टूडेंट्स, तो कुतुब मीनार को किसने बनाया था? ये 1199 में बनाया गया. किसके द्वारा बनाया गया स्टूडेंट्स? इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया. ओके, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. इसीलिए इसको कुतुब मीनार कहा जाता है. ओके, उनके नाम को, उनके सम्मान के लिए इस इमारत को कुतुब मीनार कहा जाता है. ये 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस जो बालकनी है इसके नीचे छोटे छोटे आर्चेस बने गए हैं. ठीक है, आर्चेस मीन्स मेहराब बनाए गए हैं और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखिए कि कैसे इसमें ज्यामितीय रूपरेखाएं कितनी सटीक ढंग से, कितने उचित ढंग से इसमें इस्तेमाल की गई हैं. ओके, तो इस बालकनी को, इस कुतुब मीनार की इस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मेहराब और ज्योग्राफिकल मीन्स की ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इसमें किया गया है. कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी? क्या आप इन इंस्क्रिप्शंस में, इस अभिलेखों में, जो ये नीचे दिए गए बालकनी में अभिलेख हैं, इनकी आपको दो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? आप देख सकते हैं दो पट्टियाँ इन अभिलेखों में दिखाई दे रही हैं. ये अभिलेख किस में है स्टूडेंट्स? अरबी में है. ठीक है, दीज आर इन अरेबिक. ये किस में है? अरबी में है. Notice that the surface of the मीनार is curved and angular. ओके, ध्यान दीजिए कि जो मीनार की सतह है यह कर्व्ड है, गोलाकार है और घुमावदार है. ठीक है, और एंगुलर मीन्स कोणीय है. ठीक है, तो इस मीनार की जो सतह है, जो सरफेस है, वह क्या है? मीनार का जो बाहरी हिस्सा हम कहेंगे, स्पेशली जो इस मीनार का बाहरी हिस्सा है वो कैसा है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं घुमावदार है ना, घुमावदार और कोणीय में है, और इनमें क्या है? कोण बने हुए हैं. ठीक है, notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscriptions on such अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिजन. ठीक है, तो ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी. ओके, ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. केवल बहुत ही ज़्यादा कुशल काश्तकार ही, कुशल योग्य कारीगर ही, सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स 800 ईयर्स एगो. अगर आपको याद होगा तो याद रखिए कि 800 वर्ष पूर्व,
ठीक है, क्योंकि 1100 की हम बात कर रहे हैं, तो 800-900 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें या पत्थर ही ईंटों की बनी होती थी। उस समय ईंट और पत्थर से मीनारें या भवन आदि नहीं बनाए जाते थे। What would have been the impact of building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? ओके, 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा जब जिस समय भवनों या इमारतों को बनाने के लिए पत्थर या ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था। ओके, Between the 8th and the 13th century, kings and their officers built two kinds of structures. Between the 8th and 18th century, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स, राजा और उनके जो अधिकारी थे, ठीक है, राजाओं ने और उनके जो अधिकारी थे, उन्होंने बिल्ट टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। कब? 8 से 18वीं शताब्दी में वहाँ के राजाओं ने और अधिकारियों ने दो तरह की इमारतें बनाई थी। अब वे दो तरह की क्या थी? पहली तो थी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर फोर्ट्स, palaces, garden residences and tomb, say protected and grandiose places of rest in this world and the next. Okay, तो जो पहली इमारतें थी, पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित और संरक्षित फोर्ट, ठीक है, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडोइज प्लेसेस मीन सुरक्षित तथा संरक्षित तथा इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में आराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। मकबरे किसे कहेंगे? जब मरने के बाद भी इंसान को एक सुरक्षित और संरक्षित जगह पर गाड़ दिया जाता है, उसको दफन कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं कि दूसरी दुनिया में भी आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे और टॉम्स थे। ठीक है, the second was structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, कारवांसराइज एंड बाजार्स। ओके, और दूसरी इमारतों में स्टूडेंट्स क्या था? दूसरी इमारतें जो थी वे सार्वजनिक थी, मीन सभी लोगों के लिए बनाई जाती थी, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, ठीक है, टैंक मीन्स हौज, वेल कुएं, कारवांसराय विश्राम जगह, ठीक है, विश्राम करने के लिए लोगों के लिए बनाई जाते थे सराय, और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। Kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort, rulers hoped to win their praise. Okay, kings were expected to care for their subjects, और जो राजा थे वे हमेशा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर अपने प्रति प्रशंसा पाने की अपेक्षाएं करते थे। ओके, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाई अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। ओके, और इस तरह के जो निर्माण कार्य थे व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराए जाते थे। दे बिल्ट, वे लोग, टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स, वे मंदिर, मस्जिद और हौज या कुओं का निर्माण करते थे। ठीक है, बट हावेवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेलीज और मर्चेंट्स हैव सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, परंतु घरेलू स्थापत्य मीन्स घरेलू जो घर होते थे, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस वी विल रीड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थे, अभियांत्रिकी कौशल क्या थे और निर्माण कार्य क्या थे। सो monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. Okay, so monument provide an insight into technologies used for construction. तो जो भी monuments थे, जो भी स्मारक थे, वे स्मारक हमें उनके निर्माण में,
ठीक है, उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है स्मारकों से। जैसे कि हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो जो भी मॉन्यूमेंट्स थे स्टूडेंट, जो भी स्मारक थे, स्मारक हमें प्रोवाइड करते थे इनसाइड इनटू द टेक्नोलॉजीज, वहाँ का शिल्प विज्ञान, वहाँ की जो तकनीकी थी, जो शिल्प विज्ञान था, जो यूज़ होता था उन स्मारकों में, तो उसका हमें नॉलेज देते थे, सूचना देते थे। जिसका इसका एक टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण छत का ही ले लीजिए। ओके, we can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. Okay, we can make this placing wooden beams on a slab on a stone four walls. तो स्टूडेंट्स, हम चारों दीवारों के आर पार लकड़ी की जो फंटी हम बोलते हैं, लकड़ी के लंबे लंबे टुकड़े अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर, ओके, पत्थर का एक ब्लॉक रखकर छत बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये टास्क है ये बहुत कठिन हो जाता है इफ़ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विथ एन एलोबरेट सुपरस्ट्रक्चर। यदि हम एक बहुत बड़ा कमरा अगर हम बनाते हैं तो यह टास्क क्या होता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े विशाल कक्ष का अगर हम निर्माण करें तो इसके लिए क्या होता है, दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है, अधिक कौशल, अधिक नॉलेज की ज़रूरत इसके लिए होती है। जब एक विशाल कमरे की छत बनाई जाती है, छोटे छोटे कमरों की छत तो आसानी से लकड़ी के तख्तों के द्वारा, फंटियों के द्वारा या पत्थरों के पट्टियों के ऊपर हम सीमेंट आदि यूज़ करके, आयरन रॉड यूज़ करके छत बना सकते हैं। लेकिन जब एक बहुत बड़े कमरे का, विशाल हॉल का जब बनाया जाता है छत, तो यह बहुत ही कौशल व्यक्ति के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया जाता है। All right. Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, and windows to buildings. Okay, roof, doors, and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabete or corbelled. Between the 8th and 13th century, the trabete, okay, the trabete style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stepped wells, bowls. Okay, तो स्टूडेंट्स, बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरी, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड, तो जो वास्तुकला थी वह एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडो टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जो भी ये वास्तुकला थी यह क्या होने लगी, यह और अधिक वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। ठीक है, roof, doors, and window were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns. और छत, दरवाजे और जो खिड़कियां थी वे भी वर्टिकल कॉलम में ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक है, अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। उसमें हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द टू वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल बीम रखे जाते थे वर्टिकल कॉलम में, तो ऐसे दरवाजे, खिड़कियां और छत बनाई जाती थी। एंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबैटी, और इसको क्या कहा जाता है, वास्तुकला की यह शैली, यह तरीका अनुप्रस्थ कहलाता है। ठीक है, ट्रिबैटी और कॉरेबेल्ट यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाया जाता है। इसमें क्या होता है, द ट्रिबैट स्टाइल वॉज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क बिटवीन द 8th और 13th सेंचुरी, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में स्टूडेंट्स ये जो स्टाइल थी, कौन सी स्टाइल, अनुप्रस्थ टोडा, ट्रिबैटी स्टाइल हम कह सकते हैं या कॉरेबोल्ड स्टाइल कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल मंदिर, मस्जिद और मकबरे, टॉम, मकबरे एंड इन बिल्डिंग अटैच टू लार्ज स्टैप्ड वेल्स, मीन्स सीढ़ीदार जो कुएं होते जिसको बाउली कहा जाता है, तो इस अनुप्रस्थ टोडा निर्माण का, ठीक है, इस कॉरेबेल्ट और ट्रिबैटी मेथड का इस्तेमाल, जो ये वास्तुकला की यह शैली थी, इसका इस्तेमाल 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुएं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का उपयोग किया गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। अब हम पढ़ेंगे कि आगरा किले में निर्माण में कितना श्रम लगा था, कितनी मेहनत लगी थी जब आगरा का किला बनाया गया। ओके, बिल्ट बाय अकबर द आगरा फोर्ट रिक्वायर 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबर। ओके, तो स्टूडेंट जब आगरा का किला बनाया गया था तो अकबर द्वारा निर्मित यह आगरे के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, ओके, स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले, सीमेंट एंड लाइम मेकर्स मीन्स जो सीमेंट और चूना बना रहे थे, तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तब जाके आगरा किले का निर्माण हुआ। व्हाट अ बिग रेशियो। ओके, देखिए कितना बड़ा रेशियो है। इतने लोगों ने 2000 प्लस 2004 प्लस 8000, 12,000 लोगों ने मिलकर आगरे के किले का निर्माण किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ना सुपर स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर अधिरचना, जो बहुत बड़ी रचना होती है। द पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर मीन्स जमीन से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, आप फिगर 2 में देख सकते हैं रंजी की बोरी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है रंजी की बोरी। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं स्टूडेंट? सुपर स्ट्रक्चर मीन्स होता है अधिरचना। अधिरचना किसे कहा जाता है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग अधिरचना कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रंजी की बावरी और द क्वींस स्टेपवेल। बावरी है, देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कैसे महल से सीढ़ीदार कुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रंजी की बावरी और द क्वींस स्टेपवेल लोकेटेड इन बूंदी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट among the 50 step wells that were built to meet the need for water. Known for its architectural beauty, the Bauri was constructed in 1699 CE by the Rani Nathavat Ji, the queen of Raja Aniruddha Singh of Bundi. Okay, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं फिगर 2 में रंजी की बावरी बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये राजस्थान की रंजी की बावरी, या इसे हम कहते हैं स्टेपवेल्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था स्टेपवेल्स क्या होता है? सीढ़ी नुमा कुआं होता है, मीन्स ऐसा कुआं जहाँ पर चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी रहती हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए। तो पानी का स्तर अगर बिल्कुल बॉटम में भी, कुएं के बॉटम में भी है, तो हम वहाँ पर जाकर आसानी से पानी को ऊपर ला सकते हैं। उस कुएं में नीचे तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती हैं और फिर ऊपर को आने के लिए भी उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्राचीन समय पर स्टूडेंट्स ऐसी बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रांझी की बावड़ी। ठीक है, तो ये राजस्थान के बूंदी में स्थित रांझी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। ओके, और ये जो बावड़ी थी नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ये अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात थी। और इस बावड़ी का निर्माण, कौन सी बावड़ी का? रानी जी की बावड़ी का। ठीक है, इस रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण था 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी, ठीक है, किसके द्वारा? रानी नाथावत। आप देख सकते हैं रानी नाथावत जी के द्वारा, जो कि राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। बूंदी के राजा रानी राजा अनिरुद्ध सिंह की वाइफ का नाम क्या था? रानी जी। ठीक है, तो रानी जी के लिए किया गया था। रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह जी की रानी थी, उन्होंने इसका निर्माण 1699 ईस्वी में करवाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ना फिगर 2A, स्क्रीन इन द कुवैत, स्क्रीन इन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क, दिल्ली, लेट 12th सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स फिगर 2A में हम देख सकते हैं ये क्या है? ये दिल्ली की कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड सेकंड 2B, आप 2B फिगर को देखिए। फिगर 2A यहाँ पर दिखाया गया है कि यह दिल्ली की कुवैत अल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली का कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया। अब फिगर 2B आप देखेंगे, कॉरेबल टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीकी का इस्तेमाल ऐसे किया जाता। तो यही क्या कहलाता है स्टूडेंट? मेहराब कहलाता है। मेहराब भी हम इसे कहते हैं, आर्च भी हम इसे कहते हैं, वृतांश भी हम इसे कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज,
टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 11वीं शताब्दी में मंदिरों का कंस्ट्रक्शंस कैसे हुआ था, मीन्स कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण हम पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे ही 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण किए गए थे। ठीक है, तो इस पिक्चर में यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए। ये जो है ये शिव मंदिर बनाया गया है, इसे कंदरिया महादेव मंदिर कहते हैं, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा इसका प्लानिंग हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये दूसरा है, ये मंदिर की योजना है। प्लान पहले मंदिर का ऐसा बनाया गया था, ऐसे मंदिर की प्लानिंग करी थी। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। ओके, तो 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, the Kandariya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999, okay, by the king Dhangdeva, okay, by the king Dhangdeva of the Chandela dynasties। फिगर 3b आप देख सकते हैं, जैसा अभी बताया था। फिगर 3b इज द प्लान ऑफ द टेम्पल। ठीक है, ये मंदिर का प्लान है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन entrance and the main hall Mahamandapa where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine Garbhagriha. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priest gathered. Okay, the Khajuraho complex contained royal temples of where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculpture. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम। ये जो मंदिर है स्टूडेंट्स, जो हम देख सकते हैं फिगर 3a में। ठीक है, फिगर 3 और 3b दो फिगर बनाए गए हैं। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं द कंडरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेवा ऑफ द चंदेला डेंसिटी। ठीक है, तो यह मंदिर शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा, किसके द्वारा, राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ओके, जो कि चंदेला राजवंश के राजा थे। ओके, और फिगर 3b आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ द प्लान ऑफ द टेम्पल, यह मंदिर का प्लान है, योजना है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल महामंडप। मुख्य जो हॉल था, सबसे बड़ा कमरा होता था जहाँ पर सभाएं होती थी, उसे महामंडप कहा जाता था। ये तो हमने पढ़ा था क्लास 6 में। तो महामंडपा वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यह एक मंदिर की योजना है, एक बहुत ही डेकोरेटेड गेटवे मीन्स बहुत ही सुंदर अलंकृत प्रवेश द्वार और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन किया जाता था। ओके, द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज कैप्ट इन द मेन श्रीन गर्भगृह। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रमुख देवता की मूर्ति, डेटी मीन्स देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। जहाँ पर मुख्य भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। दिस वॉज द प्लेस, यह वह स्थान था फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड द प्राइस्ट गैदर्ड। तो यह वह स्थान था, कौन सा स्थान, मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी। यह वह स्थान था जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित ही एकत्रित होते थे। ओके, The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculpture. और स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि जो खजुराहो का कॉम्प्लेक्स था, जो खजुराहो समूह था, उसमें राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, रॉयल टेम्पल्स, राजकीय मंदिर उसमें रहते थे, जहाँ पर कॉमनर्स को यानी कि सामान्य जनमानस को नहीं आने देते थे, उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर उत्कीर्ण मूर्तियों से सजे हुए रहते थे। ओके,
नाउ फिगर 4, ओके, अब फिगर 4 हम देखेंगे। द राजराजेश्वरा टेम्पल, ओके, राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजावर, ओके, तंजावर had the tallest शिखर amongst temple of its time. Constructing it was not easy because there were no cranes in those days and the 90-ton stone for the top of the शिखर was too heavy to lift manually. So the architects built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on rollers and rolled it all the way to the top. The path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed. Okay. But the residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupallam, the village of the incline. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं फिगर 2 राजराजेश्वरा टेम्पल के बारे में। ऊपर हमने पढ़ा था महादेव मंदिर कहाँ पर, जो कि राजा धंगदेव ने, चंदेला डेंसिटी की जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने बनाया था, राजा कंडरिया महादेव का मंदिर। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे राजराजेश्वरा मंदिर जो कि तंजौर में है, ठीक है। और ये क्यों फेमस है? ये अपने समय का सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर था, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। द राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंगस टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। तंजावुर के राजराजेश्वरा मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, इसका जो निर्माण कार्य था वह बहुत आसान नहीं था। बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों क्रेन, जेसीबी मशीन में जो क्रेन लगी रहती है या डिफरेंट टाइप की क्रेन मशीन्स नहीं थी। एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप, ओके, और करीबन 90 टन पत्थर ऊपर ले जाना था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे, मैनुअली उसे नहीं ले जाया जाता था। ओके, so the architects built an inclined path to the top of the temple, okay, placed the boulder on roller and rolled it all the way to the top. तो इसलिए कैसे इतने पत्थरों को, भारी पत्थरों को शीर्ष तक ले जाया गया? इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ऊपर ले जाया गया। Okay, the path started more than 4 kilometers away so that it would not be too steep. Okay, तो जो यह रास्ता था स्टूडेंट्स, देखिए कितना भयंकर ये मंदिर बनाया गया। तो जो ये रास्ता था, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ऊपर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता पहले तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। देखिए कितना उस समय के शिल्पकारों ने, उस समय के जो आर्किटेक्ट लोग थे, वो कितना वृहद काम, कितना भव्य कार्य करते थे। ओके, बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, मंदिर बन जाने के बाद, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, और स्टूडेंट मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया था, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। ओके, तो आज भी स्टूडेंट्स मंदिर के पास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चारूपल्लम, जो कि मंदिर के पास का गांव है। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन मीन्स होता है चढ़ाई, ठीक है। तो उस चारूपल्लम का मतलब होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया ताकि उस रास्ते से शिखर तक पहुंचा जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, two technological and stylistic developments are noticeable. Okay, from the 12th century, the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate. Okay, so students, two technological and stylish developments are noticeable from the 12th century. 12वीं शताब्दी में दो टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, दो
टेक्नोलॉजिकल मीन्स प्रौद्योगिकी एवं स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट यानी शैली संबंधी विकास या शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लगेगा 12वीं शताब्दी में। ओके, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर मीन्स जो छत वगैरह का निर्माण होता है, भूतल से ऊपर के भाग की जो निर्माण कार्य होता है उसे क्या बोला जाता है, अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। ओके, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर था, जो अधिरचना था, उसका भार कभी कभी मेहराबों पर या आर्चेस पर डाल दिया जाता था। ओके, दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूट। और जो ये वास्तुकला का आर्किटेक्चर का जो यह रूप था, क्या रूप, कि आर्च में, मेहराब में उन सुपर स्ट्रक्चर का भार डाल देना। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर का जो अधिरचना का भार था वे किस पर डाल दिया जाता था, आप देख सकते हैं मेहराब पर डाल दिया जाता था। तो वास्तुकला का यह रूप क्या होता था, चापाकार रूप होता था। कंपेयर फिगर 2A एंड 2B विथ फिगर 5A और 5B। हमें 2A 2B और 5A 5B के फिगर्स पर हमें कंपैरिजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज ओवर। Okay, today we will read here and tomorrow I will be back with second topic, that is a limestone cement. Okay, so till then students, take care, bye bye, have a nice day.